हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पास पाठशाला पर। इस वीडियो में हम जानेंगे सौर मंडल के बारे में और सौर मंडल के बारे में जानने के साथ-साथ इसमें जानेंगे थोड़ा-सा ब्रह्मांड का संक्षिप्त परिचय। देखिए ब्रह्मांड, ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड है क्या? ब्रह्मांड इन्फिनिट है, अनगिनत, अमापनीय, जिसका कोई माप नहीं है, जिसे मापा ही नहीं जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, एक सिंपल कॉन्सेप्ट, ब्रह्मांड के अंतर्गत ये सभी शामिल है। गैलेक्सी शामिल है, सौरमंडल शामिल है, तारा शामिल है, ग्रह है, उपग्रह है, अन्य खगोलीय पिंड जितना है, सूर्य भी शामिल है। कुल 8 जो हमारा ग्रह है, ज्ञात वो ग्रह शामिल है। प्राकृतिक कृत्रिम उपग्रह नहीं होगा इसमें, ठीक है? सिर्फ प्राकृतिक उपग्रह। ब्रह्मांड का जो हिस्सा होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक चीज होगा जो आकाश में स्थित है। और खगोलीय पिंड आकाश पूरा नहीं होगा इसमें, ठीक है? सिर्फ प्राकृतिक उपग्रह। ब्रह्मांड का जो हिस्सा होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक चीज होगा जो आकाश में स्थित है। और खगोलीय पिंड आकाश में स्थित सभी प्राकृतिक पदार्थ होगा। कि जितने भी प्राकृतिक चीज है, इवन हमारा पृथ्वी, वो सभी क्या है? ब्रह्मांड का एक हिस्सा है और ब्रह्मांड में ही शामिल है। ठीक है? ब्रह्मांड में क्या क्या शामिल है हमने पहले चर्चा कुछ कर चुका है। अब देखिए, हम यहाँ पर गैलेक्सी की बात करेंगे। गैलेक्सी क्या? गैलेक्सी में तारों का एक बहुत बड़ा विशाल झुंड होता है, बहुत विशाल झुंड, है ना? हमारा सौर मंडल का जो सूर्य है, एक तारा है, वह भी किसी न किसी एक गैलेक्सी का हिस्सा है। और वो हिस्सा है जिस गैलेक्सी का, उसका नाम कई स्रोतों से बहुत नाम मिलता है। जैसे मिल्की वे बोला जाता है, आकाशगंगा बोला जाता है, दूध मेखला बोला जाता है, मंदाकिनी बोला जाता है। तो हम यहाँ सिर्फ गैलेक्सी को कॉन्सेप्ट के समझने के लिए यहाँ पर हम रखे हुए हैं, ये गैलेक्सी। ठीक है? ये देखिए गैलेक्सी का चित्र यहाँ आपको दिखाई देता होगा, है ना? ये ग्रह बीच में आ जा रहा है घूमते घूमते, ये गैलेक्सी है। अरबों खरबों तारे एक गैलेक्सी में होते हैं। ठीक है? हमारा सौर मंडल में तो मात्र एक तारा है। कौन है? एकमात्र तारा सूरज है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और इससे आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे कि सौर मंडल के में देखिए, सौर मंडल में जो है ना, ये सारा चीज मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करता है। तारा मिलकर तारा मिलके, ग्रह मिलके, उपग्रह मिलकर के, अन्य खगोलीय पिंड, है ना? देखिए, जिस प्रकार हमारा परिवार में बहुत से सदस्य होते हैं, भाई-बहन होते हैं, माता-पिता होते हैं, चाचा-चाची हो सकते हैं, है ना? इन सभी को मिलाकर क्या बनता है? एक परिवार बनता है। उसी प्रकार हमारा जो सौर मंडल है, इन सभी से मिलके बना हुआ है। किनसे मिलके बना हुआ है? तारा से, ग्रह से, उपग्रह से, है ना? उल्का पिंड, धूमकेतु सबसे। तो इस प्रकार एक सौर मंडल का निर्माण होता है। ठीक है? अब आगे चलिए, चलते हैं अवधारणात्मक प्रश्न पर। अवधारणात्मक प्रश्न में देखिए जी क्या है? सौर मंडल में स्थित तारों की संख्या क्या है? पहले बोल चुके हैं, केवल 1, है ना? और दूसरा है, निम्नलिखित में कौन-सा खगोलीय पिंड नहीं है? पृथ्वी एकदम है, कृत्रिम उपग्रह यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है? सूर्य प्राकृतिक पिंड है, खगोलीय पिंड है, इसीलिए इसका सबसे उचित आंसर उपग्रह हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में सौर मंडल की स्थिति, देखिए हमने पहले ही चर्चा कर चुका है कि जो हमारा सौर मंडल है, जो हमारे पास सौर मंडल की अवधारणा है, प्राचीन काल के लोगों के पास सौर मंडल के संबंध में वैसा अवधारणा नहीं था। वो एक अवधारणा था जस्ट उस बच्चा की तरह, जो बच्चा बाल्यकाल में अपने पापा को ही सब कुछ समझ चुका था। वो कॉन्सेप्ट क्या था उन लोगों के पास? देखिए, ईसा पूर्व 200 शताब्दी ईसा पूर्व 200 शताब्दी ईसा पूर्व टोलमी नाम के एक व्यक्ति थे। कहाँ के थे? मिस्र के थे। टोलमी नाम के व्यक्ति एक खगोलवेत्ता थे, ठीक है? इनका कहना था ना कि सूर्य जो है, ये सूर्य ये सूर्य जो है, ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। किसका चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ये इसका चक्कर लगा रहा है, ठीक है? ऐसे लगाया चक्कर, ऐसे ऐसे टाइप का चक्कर लगाता था इनके अनुसार, और उसे कहा जाता था भू केंद्रित सिद्धांत। मतलब भू केंद्र में है और सूर्य उसकी परिक्रमा कर रहे हैं।
और देखिए उस समय इस सिद्धांत को 1700 लगभग वर्ष तक ले इस सिद्धांत को लोग मानते रह गए। 1700 साल तक लोग ये मानते रह गए कि हाँ, पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य परिक्रमा कर रहा है। ठीक है? तो कहने का मतलब है कि अभी जो मेरे पास वर्तमान में मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है, वो एक नई कॉन्सेप्ट है भूकेंद्र सिद्धांत के तुलना में। अब देखिए ये भूकेंद्र सिद्धांत कैसे हटा और नया धारणा कैसे बना, आइए हम जानते हैं। देखिए पुनर्जागरण काल में कोपरनिकस नाम के खगोलवेत्ता ने एक नए सिद्धांत सौरमंडल के लाया और वो सिद्धांत क्या था कि सूर्य जो है ना वो बीच में स्थित है, केंद्र में, और बाकी सारा ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। जिस कॉन्सेप्ट को हम आज पढ़ेंगे और पढ़ रहे हैं, वो किसका दिया हुआ है? कोपरनिकस का। इसीलिए कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का पिता या जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कोपरनिकस को? आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया, जिसको आज भी सब मानते हैं और जानते हैं और उसे मान्यता प्रदान करते हैं। तो भू केंद्रित सिद्धांत क्या था, हम समझ गया, टॉलमी दिया था। सूर्य केंद्रित सिद्धांत कोपरनिकस दिया था। एग्जाम में आता है तो देख लीजिएगा। ग्रह गति नियम केपलर दिया था। ठीक है, और ये सबसे बड़ी बात है ना, ये तीनों आपको पुनर्जागरण काल के हैं। पुनर्जागरण काल के हैं तीनों व्यक्ति। तो कहने का मतलब है कि जो प्राचीन काल में जो कंसेप्ट था ना सौरमंडल का, वो वर्तमान कॉन्सेप्ट से बहुत उल्टा था। और उल्टा होने का कारण था क्योंकि उस समय उतना तकनीक नहीं था कि हम सौरमंडल को अच्छे तरह से खंगाल सके। आज मेरे पास एक पर एक हाईटेक टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण हम सिर्फ कल्पना नहीं कर रहे हैं, उसको क्रियान्वयन भी कर रहे हैं, जबकि प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। जब पुनर्जागरण हुआ, बौद्धिक काल जिसको कहा जाता है, उस समय कुछ वैज्ञानिक आए, खगोलवेत्ता आए, उन्होंने विभिन्न प्रकार से उसमें कुछ शामिल था। मैंने कोपरनिकस का चर्चा कर ही दिया है। इन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया, ग्रह गति नियम केपलर दिया। गैलीलियो जब आया ना, तो उन्होंने खगोलीय दूरबीन का निर्माण किया और वो देखे तो देखो उनको दिखाई दिया कि सूर्य की जिसको लोग मान्यता दे रहा था कि परिक्रमा करता है, ये तो केंद्र में है और बाकी जो ग्रह उसका परिक्रमा कर रहा है, और साथ में सूर्य जो है खुद किसी के घर में बसा हुआ है, और जिसके घर में बसा हुआ है उसे गैलेक्सी कहते हैं। और जो हमारा गैलेक्सी है उसे आकाशगंगा, दूध मेखला, मंदाकिनी इत्यादि नामों से बुलाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है ना कि अभी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है और प्राचीन काल के कॉन्सेप्ट में बहुत से अंतर थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने जैसे चर्चा किया था कि हम सौरमंडल में स्थित सभी खगोलीय पिंड को अच्छे से जानेंगे। तो सभी खगोलीय पिंड में हमारा एक सूर्य है, जो कि क्या है, एक तारा है। तो जरूरी है कि हम तारा के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लें। तारा क्या है? तारा जिसमें अपना प्रकाश है। ये तारा जो है मूलतः 90% इसका जो भाग होता है, हिस्सा होता है, वो हाइड्रोजन का बना होता है, और शेष जो है ना 10% वो हीलियम और अन्य गैसों का योग होता है। और तारे में प्रकाश जो होता है उसका मेन रीजन होता है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। किसके क्रिया? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। और नाभिकीय संलयन क्रिया कहाँ होता है? तारा के कोर में। कोर मतलब केंद्र में। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया कहाँ होता है? तारा के कोर में या केंद्र में। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया दो हल्के नाभिक और दो हल्के नाभिक सब बात कीजिएगा तो हाइड्रोजन से ज्यादा जो परमाणु है उसे कौन हल्का होगा? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक एवं हाइड्रोजन के परमाणु जो है ना, पर, परमाणु जो है ना, इस नाभिकीय संलयन में अभिक्रिया करते हैं, भाग लेते हैं, और वो अभिक्रिया करके आपस में एक नया नाभिक का निर्माण करते हैं, है ना। और उस अभिक्रिया के दौरान
जो ऊर्जा निकलता है ना, वही हमारा नेविगेशन का नेविगेशन का प्रोसेस को पूरा करता है, और साथ में हीलियम का एक नया निर्माण होता है, हीलियम बनता है। जैसे में यहाँ देखिए, ये ड्यूटेरियम है, ठीक है ना, ये ड्यूटेरियम है और ये ट्रिटियम है। ड्यूटेरियम के दो दो सॉरी न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन से मिलकर के, और ट्रिटियम में जो है 2 न्यूट्रॉन है एक प्रोटॉन से मिलकर के अभिक्रिया करता है, चूंकि इसका मान है ये, ठीक है। और इसमें क्या करता है ना कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बनता है ना। तो हीलियम के 4 परमाणु बना दिया, और यानी कि एक न्यूट्रॉन मुक्त हुआ, और साथ में जो है ऊर्जा मुक्त होता है। ये सबसे ऊर्जा के कॉन्सेप्ट सबसे सरल कॉन्सेप्ट है ना, कि जब ये अभिक्रिया हुआ ना, जब ये दोनों में अभिक्रिया हुआ, तो आपस में क्या हुआ, अभिक्रिया हुआ, और अभिक्रिया हुआ तो एक नया चीज बना। तो नया चीज बना तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। किससे, इस दोनों के योग से, इस दोनों के योग से इसका द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। ये 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए, इसमें 4 कमी है, इसमें 1 कमी है, ठीक है। तो यही जो कमी होता है ना, ये आपका ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, और यही कारण है, यही ऊर्जा तारा को अपना प्रकाश और ऊष्मा देता है। और देखिए, तारा निर्माण की समान अवस्था के बारे में जानते हैं। देखिए, हर किसी का अवस्था होता है, मनुष्य का होता है, जैसे बच्चा है, उसके बाद जवान होता है, उसके बाद वृद्ध होता है, उसके बाद तारा का अवस्था है। तारा का जो अवस्था होता है ना, सबसे पहला स्टेज होता है निहारिका या नेबुला। क्या होता है, निहारिका या नेबुला। देखिए, निहारिका या नेबुला कोई तारा नहीं है, ठीक है, बल्कि ये तारा का एक ऐसा अवस्था है, एक ऐसा कंडीशन है जहां तारा निर्माण के लिए अनुकूल माहौल होता है। जैसे में बच्चा जो पैदा लेता है, वो क्या होता है, गर्भाशय में होता है, गर्भाशय में वो गर्भ में रूप में रहता है। लेकिन जब तक वो बच्चा जब धरती पर नहीं, मतलब पैदा नहीं लेता है, तब तक उसको क्या नाम रहता है, गर्भावस्था में गर्भ, ठीक है ना। तो उसी प्रकार ये गर्भ मान ले सकते हैं इसको, निहारिका को, ठीक है। और ये प्रोटो स्टार जो है ना, ये प्रोटो स्टार हो गया आपका जब बच्चा बनना शुरू करता है, जब बच्चा लगभग विकसित, मतलब विकसित अवस्था में जन्म ले लेता है या जन्म लेने वाला होता है, ठीक है। तो प्रारंभिक अवस्था, तारा का प्रारंभिक अवस्था क्या है, प्रोटो स्टार है, ठीक है। और उसके बाद प्रोटो स्टार आगे चल करके मुख्य अनुक्रमी तारा बन जाता है। ये जवानी अवस्था है, मुख्य अनुक्रम तारा क्या है, जवानी अवस्था है। और इसके बाद जवानी के बाद क्या आता है, बुढ़ापा आता है। तो उसके बाद जो है ना, बुढ़ापा आता है सुपरनोवा के रूप में। सुपरनोवा मूल रूप से एक विस्फोट है। मनुष्य का वृद्धावस्था के बाद मृत्यु होता है, सुपरनोवा का विस्फोट होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि जब ये विस्फोट होता है ना, तो इसके कोर जो है ना, कई भागों में बट जाते हैं। इसका जो पूरे क्षेत्र होता है, हिस्सा होता है, कई भागों में, छोटे छोटे टुकड़ों में गैस में बदल जाता है, और गैस से बदल जाता है, और फिर से क्या करता है, निहारिका का निर्माण करता है, जहां से ही जन्म लिया था। कोई भी तारा जहां से जन्म लेता है ना, फिर वही आकार को पकड़ लेता है। इसीलिए ब्रह्मांड निरंतर विस्तार भी कर रहा है, और ब्रह्मांड विस्तार का जो कल्पना है, जो नियम है, कौन दिया था, एडविन हबल। हबल साहब ने बताया थे कि ब्रह्मांड निरंतर विस्तार कर रहा है, ठीक है, ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, वो फैल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, निहारिका नेबुला से तारा निर्माण का प्रारंभ होता है। प्रारंभ, ये पहला प्रारंभिक जो अवस्था होता है तारा का, वो आपका प्रोटोस्टार का होता है। उसके बाद मुख्य अनुक्रमी तारा बनता है, सुपरनोवा बनता है, उसके बाद विस्फोट होता है, और विस्फोट के बाद फिर से वो नेबुला बनता है। और इसके साथ साथ, निहारिका नेबुला के साथ साथ कुछ और चीज बनता है, जो कि है ब्लैक होल या कृष्ण रिपर। देखिए, ब्लैक होल कब बनता है, जब तारा में विस्फोट होता है ना, किसी भी तारा में विस्फोट होता है,
तो जो उसका कोर का द्रव्यमान होता है ना, जो कोर का द्रव्यमान होता है, यदि उस विस्फोट के बाद कोर का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 4 गुना 5 गुना अधिक है ना, तो वो ब्लैक होल बन जाता है। कितना गुना? 4 गुना 5 गुना अधिक रहता है तब। किससे? सूर्य से। उस विस्फोट हुए तारे के कोर के द्रव्यमान बड़ा होता है सूर्य से 4 गुना 5 गुना, तब ब्लैक होल बनता है। और यदि 4 गुना 5 गुना छोट है ना, तो बन जाता है क्या? न्यूट्रॉन तारा। यदि द्रव्यमान में बड़ा है सूर्य से, मतलब नाभिक जो कोर है किसी भी तारा का जो विस्फोट किया था, उसका जो द्रव्यमान है यदि सूर्य से बड़ा हो गया तो ब्लैक होल बन जाता है। और ब्लैक होल कई प्रकार के होते हैं, मैसिव होते हैं, सुपर मैसिव होते हैं, और जो द्रव्यमान कमता है ना, जो कम द्रव्यमान वाला होता है कोर, वो न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। और न्यूट्रॉन तारा के प्रकार है पल्सर, मैग्नेट। एक्चुअली पल्सर को ही जितने भी क्षुद्र ग्रह वाला है, जितने भी न्यूट्रॉन तारा है ना, सभी को पल्सर के रूप में ही जानते हैं, ठीक है। और कुछ को मैग्नेट के रूप में जानते हैं। और न्यूट्रॉन तारा में क्या होता है? एक तो द्रव्यमान कम होता ही है, सूर्य के द्रव्यमान से 3-4 गुना कम होता ही है। साथ में साथ क्या होता है? वो मूल रूप से नाइट्रोजन का बना होता है, न्यूट्रॉन का बनाता हुआ। मूल रूप से वो क्या होता है? न्यूट्रॉन का बना होता है। नाइट्रोजन ने गलती बुला के है, न्यूट्रॉन का बना होता है, ठीक है। और यह है कि बोना ड्राफ्ट तारा। देखिए बोना ड्राफ्ट तारा क्या है? बोना और ड्राफ्ट तारा जिस प्रकार हमारे समाज में एक किन्नर वर्ग होता है, जो न पुरुष होता है पूरी तरह से, न मर्द होता महिला होता है, बस वही हाल ही बोना ड्राफ्ट का है। वह न पूरी तरह से तारा होता है, न पूरी तरह से वो गर्भ मतलब ग्रह होता है, ठीक है। तो वो बोना तारा कहलाता है। उसमें हमारा निहारिका भी शामिल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि बोना जो तारा है वो सिर्फ और सिर्फ बोना। देखिए ब्रह्मांड एक ऐसा क्षेत्र है ना, जहां पर सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है वाला बात है। वहां पर क्या होता है ना कि वहां पर फिजिक्स के नियम धरा का धरा रह जाता है। बहुत कुछ ऐसा चीज है कि वहां पर काम ही नहीं करता है, ठीक है। जैसे में ये निहारिका, निहारिका से तारा का निर्माण होता है, फिर तारा वो जो विस्फोट होता है फिर निहारिका निर्माण करता है, और साथ साथ ये सारा और जितना कुछ देख रहे हैं आप, ब्लैक होल देख रहे हैं, पल्सर देख रहे हैं, ये सारा का सारा चीज आपको निहारिका ही मिल सकता है। एक चीज याद रखिएगा, मतलब जितने भी, चाहे प्रोटोस्टार हो गया, चाहे मुख्य अनुक्रमी तारा हो गया, चाहे सुपरनोवा हो गया, जो भी पूछा ये सभी के सभी आपको निहारिका में देखने को मिल जाएगा। किसमें देखने को मिल जाएगा? निहारिका में। चूंकि निहारिका तारों का जन्म स्थल ही है, तो जब जन्म स्थल ही है निहारिका का, अति तारा का, तो हो सकता है कि वहां पर कोई जवान तारा हो, कोई वृद्ध तारा हो, कोई ऐसा तारा हो जो न ग्रह हो न तारा हो, कुछ ऐसा हो कि ब्लैक होल हो, कोई ऐसा हो कि न्यूट्रॉन तारा हो। तो इसी प्रकार निहारिका में आपको सभी प्रकार की अवस्थाएं देखने को मिल सकती है तारा का, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए अवधारणात्मक प्रश्न, निम्न में कौन गलत है? 6ठा नंबर प्रश्न, निम्न में कौन गलत है? नाभिकीय सरण अभिक्रिया तारा के क्रोड में, प्रोटोस्टार तारा की प्रारंभिक अवस्था, सुपरनोवा तारा की अंतिम अवस्था। सब सही है, तो गलत कौन है? कोई नहीं, कोई गलत नहीं है, तो ये हो जाएगा 6 का 4 आंसर हो जाएगा। साथ साथ में देखिए ब्रह्मांड में पल्सर एवं मैग्नेट है। ब्रह्मांड में पल्सर एवं मैग्नेट क्या है? ब्लैक होल एकदम नहीं है। मैंने बताया था कि सुपर मैसिव मैसिव ब्लैक होल का आकार जो डिवाइडेशन है सिर्फ आकार पर है, ठीक है। जब ये आकार की बात आएगा ना, तो आप समझ लीजिएगा कि ये ब्लैक होल की बात हो रहा है। जैसे मैसिव, सुपर मैसिव, बौना तारा हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि
न्यूट्रॉन तारा एकदम होगा, न्यूट्रॉन तारा इसका सही आंसर होगा। चौथा ऑप्शन था सेफिर तारा। सेफिर तारा क्या है? सेफिर तारा गैलेक्सी के बीच के क्या है? दूरी के मानक है। गैलेक्सी के बीच के दूरी के मानक है। कैसे है? जैसे में हम लोग पहले जमाने में क्या करते थे, प्राकृतिक स्रोतों को मानक रखते थे, है ना, कि यहाँ से दाहिने जाएंगे तब फला जगह जाएंगे, यहाँ से बाएं जाएंगे तो बाएं जाएंगे, जैसे नदी है, नदी के पार करेंगे तब फलने गांव में पहुंच जाएंगे। तो उसी प्रकार ये जो सेफिर तारा है ना, दो गैलेक्सियों के बीच की जो दूरी है उसका मानक का काम करता है। चलिए, तारों के रंग एवं ताप के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे हम। तारों के रंग एवं ताप के आधार पर वर्गीकरण, देखिए इसको आप देख लीजिएगा, ज्यादा हम समझाएंगे नहीं, इसमें ज्यादा हम बताने लायक है नहीं। सबसे अधिक तापमान है 30,000 डिग्री सेल्सियस, जिस तारा के पास होगा वो ब्लू रंग का होगा, और सबसे अधिक तापमान इसी का होगा, और वो क्लास उसका ओ हो जाएगा, है ना, ये क्लास हो जाएगा, ये ये ताप है, ठीक है, और ये रंग है, ठीक है ना, इसको भी रंग ले लीजिए आप। तो 30,000 ताप होता है, 30,000 तो ब्लू कलर का होता है, और सबसे अधिक ताप इसी का होता है, ओ क्लास का, ठीक है, और सबसे कम एम क्लास का। तापमान कितना होता है? 2400 से 3700, और वो क्या होता है? लाल रंग का होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ना कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ देख लेना है, याद करने की चीज है ना, कि देखिए सूर्य का है, सूर्य का तापमान कितना है? 55 डिग्री से 55 डिग्री से 6,000 के बीच में, देखिए 52 से 6,000 के बीच में। सूर्य का रंग क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा, येलो। और ये क्या है? ये क्या है? जी वर्ग में हो जाएगा, उसका क्लास क्या हो जाएगा? सूर्य का जी हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको ऊपर एक बार देख लीजिएगा। अवधारणात्मक प्रश्न फिर से आ गया। 8वां नंबर प्रश्न है, निम्न में किस रंग के तारा का तापमान सबसे अधिक होगा? ब्लू कलर का, पहले ही इस स्लाइड में है, देख लीजिएगा, कहाँ है ब्लू? ब्लू नीला, ठीक है। मोर्गन कैनन प्रणाली के आधार पर सूर्य तारे के किस वर्ग में शामिल है? जी वर्ग में होगा, मैं चर्चा कर चुका है इसमें। देखिए, ये तारों का रंग एवं तापमान जो है ना, ये तारों का रंग और तापमान के आधार पर ये सिस्टम जो है ना, मोर्गन किनन सिस्टम कहलाता है, जिस हम तारा के ताप एवं परिमेशन को, क्लासिफिकेशन को, ठीक है ना। चलिए, आधार प्रश्न हो गया। अब सूर्य के बारे में जान लेते हैं। सूर्य सबसे अधिक ताप कोर में, देखिए सूर्य का ये जीआईएफ इमेज है। देखिए, ये सूर्य का सबसे स्टार्टिंग जो बिंदु होता है वो केंद्र होता है, उसके बाद आता है विकिरण, उसके बाद आता है संवहनीय क्षेत्र, उसके बाद आता है प्रकाश मंडल, उसके बाद क्रोमोस्फीयर। मतलब ये क्या है? ये संरचना है जो विभिन्न क्षेत्र से मिलकर बना हुआ है। पहले होगा केंद्र, उसके बाद विकिरण क्षेत्र, उसके बाद सामान्य क्षेत्र, उसके बाद प्रकाश मंडल, उसके बाद क्रोमोस्फीयर। और एक चीज हम बताइए कि नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया तारा में कहाँ होता है? उसके कोर में होता है ना। तो इसीलिए सबसे अधिक तापमान कोर में ही होगा। प्रकाश मंडल जो है ना, देख रहे हैं यार, चौथा स्थान पर है, सांसा का मामला है, उसके बाद क्रोमोस्फीयर है। ये हमें दिखाई देता है, क्या होता है? दिखाई देता है, ये इसको आंख से हम देख सकते हैं। प्रकाश की चाल क्या है? देखिए, सूर्य का प्रकाश लगभग 8 मिनट में धरती पर पहुंचता है, 8 मिनट में धरती पर पहुंचता है। और प्रकाश के जो कण में क्या पाए जाते हैं? फोटोन। प्रकाश के कण में सबसे अधिक फोटोन पाए जाते हैं। और प्रकाश की चाल कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की यात्रा करता है।
समझ गए ना। और ये चाल जो है सर्वाधिक है, ब्रह्मांड में इससे अधिक चाल किसी का हो ही नहीं सकता है। ब्रह्मांड में प्रकाश से ज्यादा चाल किसी का नहीं हो सकता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना हो जाएगा? 8 मिनट में लगता है एक एक मिनट में 3 लाख, सॉरी 1 सेकंड में 3 लाख करता है। इसको गुना करेंगे, है ना, आराम से दूरी निकल जाएगा। दूरी हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर। और 15 करोड़ किलोमीटर जो है ये दूरी है ना, ये खगोलीय दूरी माना जाता है। यदि पूछा जाए कि खगोलीय दूरी से तात्पर्य क्या है, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी। ठीक है। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, याद कर लीजिएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का माप होता है ना। और दूरी का सबसे लंबी दूरी का माप हम करते हैं पारसेक में। 3.3 पारसेक प्रकाश वर्ष होता है 1 पारसेक में। और एक चीज और है, जो भाग केवल सूर्य ग्रहण का समय दिखाई देता है, जो भाग केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है? किरीट या करोना। और सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है पूरब से पश्चिम की ओर। कैसे घूमता है? पूरब से पश्चिम की ओर। देखिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी जो है कहाँ है? पृथ्वी जो है ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है ना ऐसे। और सूर्य कैसे घूम रहा है? सूर्य ऐसे घूम रहा है, जस्ट उल्टा साइड में। ठीक है, चलिए आगे। सूर्य के किस भाग में तापमान सर्वाधिक होगा? कोर में होगा, पहले बता चुके हैं। प्रकाश वर्ष में मापा जाता है दूरी। चलिए, अब हम जानेंगे ग्रह के बारे में। ग्रह क्या है? अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। वो प्रकाश के लिए किसी तारा पर डिपेंड होता है। और ग्रह जो होता है किसी न किसी तारा का परिक्रमा करता ही करता है। सौर मंडल की बात करें हम, सौर मंडल के बाहर के ग्रह की बात नहीं कर रहे हैं। सौर मंडल के बाहर जो है ना, फिजिक्स का नियम और यहाँ जो विज्ञान का नियम है साफ काम नहीं करता है, धरा का धरा सब रह जाता है। सौर मंडल के ग्रह कितना है? कुल 8 ग्रह है। और कुल 8 ग्रह कितना प्रकार, कौन कौन है? एगो पार्थिव है, दूसरा जोवियन है। पार्थिव ग्रह में 4 गो ग्रह और जोवियन ग्रह में 4 गो ग्रह। पार्थिव ग्रह क्या होता है? मूलतः चट्टानों का बना होता है, एवं नंगी आंखों से देख सकते हैं उसको। मतलब नंगी आंखों, यहाँ नंगी छूट गया है, नंगी आंखों हो जाएगा यहाँ, ठीक है। आंखों से देखो, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। जबकि जोवियन ग्रह को नंगी आंखों से नहीं देख सकते और मूलतः कैसे बना है? गैसों से। पार्थिव ग्रह जो है पृथ्वी के समान, मतलब पृथ्वी के समान जो ग्रह है ना, और जो चट्टानों का बना हुआ, तो पृथ्वी तो चट्टाने से नहीं बना रहा है। मंगल को हम देखिए सकते हैं, शुक्र को हम देखिए सकते हैं नंगी आंखों से। तो ये पार्थिव ग्रह जोवियन ग्रह का अपना पहचान है। सौरमंडल के बाहर के ग्रह, देखिए सौरमंडल के बाहर के ग्रह के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, बस इसको इतना जान लीजिए कि इसको एक्सो प्लैनेट कहा जाता है। इसके बारे में कुछ भी कहा जाए ना, गलत नहीं होगा, ठीक है। कि गलत हो, हमारे सौरमंडल के ग्रह जो होते हैं वो सिर्फ एक तारे का परिक्रमा करते हैं, है ना, सूर्य का। जबकि एक्सो प्लैनेट एक से अधिक तारे का परिक्रमा कर सकता है। कुछ ऐसा एक्सो प्लैनेट होगा जिसको भारे नहीं होगा, कुछ ऐसा एक्सो प्लैनेट होगा जिसका द्रव्यमान नहीं होगा, मतलब उसका गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा। तो ये चीज सब डिपेंड करता है, ठीक है ना, अंतरिक्ष के नियम पर। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संस्था के ग्रह के लिए मानक, देखिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रह जो है ना, जो 8 ग्रह है, इसको कौन माना है? एक संस्थान है जिसको नाम है अंतर्राष्ट्रीय खगोल संस्थान। ये किसी भी पिंड को ग्रह होने के लिए कुछ दिशा निर्देश और कंडीशन रखे हुआ है। सबसे पहला कंडीशन क्या है इसका? निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता हो। निश्चित कक्षा, कक्षा क्या है? यह कक्षा है। अर्थ का कक्षा क्या हो जाएगा? अर्थ का कक्षा ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा अर्थ का कक्षा। ये सब इसी के इर्द गिर्द घूमता है, अपने अक्ष के इर्द गिर्द, अपने अक्ष से इर्द गिर्द से बाहर नहीं जा सकता है। जब ये जाएगा तो
कहानी खत्म हो जाएगा। जाने कैसे देगा, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि, तो यक्ष निश्चित अक्ष हो। और एक चीज याद रखिएगा, 2006 में जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संस्था ने प्लूटो को हटाया था ग्रह के श्रेणी से, उसका मेन रीजन यही था। ये क्या करता था ना, ये वरुण की कक्षा को ओवरलैप करता था, ये वरुण के कक्षा में घुस जाता था ये नहीं कर, ठीक है ना। तो इसे हटा दिया, बोला कि ये ग्रह नहीं हो सकता है, क्योंकि एक कंडीशन है कि उसके पास पर्याप्त द्रव्यमान हो, पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण हो, और क्या हो, पर्याप्त द्रव्यमान, पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण और निश्चित कक्षा हो जहां पर परिक्रमा कर रहा हो, ठीक है। लेकिन प्लूटो क्या कर रहा था कि बार बार वो ओवरलैप कर दे रहा था कक्षा को, किसके कक्षा को, वरुण के कक्षा को। अंतरराष्ट्रीय खगोल संस्था का भाग तो ग्रह के लायक नहीं है, तो बौना ग्रह में उसको भेज दिया। बौना ग्रह का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार तारा में अथी होता है ना बौना, उसी पर ग्रह में भी बौना होता है ना। वो न ग्रह के अथी में शामिल होता है, और न तारे के हिस्से में शामिल होता है, और न उपग्रह के हिस्से में शामिल होता है। तो इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। अवधारणात्मक प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संस्था के अनुसार 12 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संस्था के अनुसार ग्रह होने के लिए क्या जरूरी नहीं है। निश्चित परिक्रमा पथ बहुत जरूरी है, पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बहुत जरूरी है, सौर मंडल में गोल्डीलॉक्स जोन में होना। देखिए ये कंडीशन फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। गोल्डीलॉक्स जोन सौर मंडल में मात्र एक पृथ्वी है, ठीक है ना। कौन है, पृथ्वी है ज्ञात, अभी तक कोई ज्ञात नहीं है दूसरे। पर्याप्त द्रव्यमान हो, एकदम होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, इसका सटीक आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, एक्सो प्लेनेट क्या है। सौर मंडल के ग्रह, बिल्कुल नहीं है। सौर मंडल के बाहर के ग्रह, बिल्कुल है। ब्रह्मांड में स्थित ग्रह, बिल्कुल है। उपरोक्त में से एक से अधिक, ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि दूसरा नंबर कथन भी सही है और तीसरा नंबर कथन भी सही है, खाली ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सौर मंडल के ग्रह के कुछ विशेषता, क्या विशेषता है ना, इसको ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, स्लाइड में रखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देख लीजिएगा एक बार, बस इतना समझ लीजिए ना कि हमने आपको गुरुत्वाकर्षण पढ़ाया था, और वो गुरुत्वाकर्षण का पूरा काम यहीं पर है, गुरुत्वाकर्षण का पूरा काम यहीं पर है। देखिए यहाँ पर सूर्य के नजदीकी के अनुसार ग्रहों को क्रम, सबसे नजदीक कौन होगा, यहाँ देखिए क्रेटर लगा हुआ है, सबसे नजदीक होगा आपको बुध। सबसे छोटा ग्रह भी है बेचारा, तो सबसे छोटा जो होता है वो गार्जियन के अपना पास ही रहता है, जैसे सूर्य हमारा मुखिया है परिवार का, तो अपना खेलता कूदता रहता है, उसे गोदी में जाकर के बुध तो छोटा, तो बुध सबसे छोटा हो गया। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, यहाँ पर एक चीज गलत हो गया हुआ है, यहाँ पर वरुण नहीं होगा, सॉरी सॉरी, हाँ सबसे दूर हो जाएगा वरुण, गलती मिस्टेक हो गया। सबसे दूरी पर स्थित कौन है ग्रह, वरुण, ठीक है, जिसे नेपच्यून भी बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए आकार के अनुसार घटते क्रम में, आकार के अनुसार घटते क्रम में सबसे बड़ा आकार किसका हो जाएगा। देखिए एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर सौर मंडल के ग्रह की बात हो रहा है, सौर मंडल में ग्रह की बात, ग्रह क्या है, मात्र 8 वो ग्रह है। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा, और इस सब आ जाएगा ग्रह का श्रेणी में, हम सिर्फ इसका बात चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो आकार के अनुसार सबसे बड़ा आकार बृहस्पति का हो जाएगा, बृहस्पति है यहाँ पर। और सबसे छोटा बता चुके हैं, बुध, बुध है, हमेशा अपना सूर्य के गोदी में खेलता रहता है नजदीक में, ठीक है। घनत्व के अनुसार, घनत्व का मतलब क्या होता है, घनत्व का मतलब होता है कि कोई पदार्थ या कोई पिंड कितना घना है। घनत्व जिस पदार्थ के अणु आपस में बहुत ज्यादा सटे रहते हैं ना, वो ज्यादा घनत्व होंगे। जैसे लोहा, लोहा के जो अणु है ना,
वो बहुत नजदीक नजदीक रहता है, इसीलिए बहुत मजबूत होता है और बहुत भारी, बहुत घनत्व, उसका बहुत ज्यादा घनत्व है। जबकि पानी और गैस को देख लीजिए, पानी और गैस में घनत्व क्या है, बस उड़ियाल रहता है, कहीं भी जाके भर लीजिएगा भरा जाएगा, कोई भी चीज में शामिल कर लीजिएगा शामिल करो। लेकिन लोहा का जो शेप है वही शेप में कहीं बैठेगा, जबकि हवा और पानी को कहीं कोनो शेप में आप डाल सकते हैं। तो घनत्व का मतलब यही है कि जिसका अणु बहुत घना हो, है ना, जिसका मतलब घनत्व का मतलब अणु कितना घना हो। अधिक घनत्व मतलब अधिक अणु सटा हुआ है। तो सबसे अधिक अणु जो सटा हुआ है ना वो पृथ्वी का है। सबसे ज्यादा घनत्व याद रखिएगा पृथ्वी का है, और सबसे कम घनत्व किसका है, शनि का है। शनि एक ऐसा कम घनत्व वाला ग्रह है ना, पानी पर इसको रख दीजिएगा इससे थोड़ा तैरने लगेगा, तैरने लगेगा, समझे ना, पानी पर ही तैरने लगेगा, जिस प्रकार जहाज तैरता है ना उसी प्रकार ही तैरने लगेगा। ठीक है, अब देखिए पलायन वेग के अनुसार, पलायन वेग, अब पलायन वेग क्या होता है, इसको गुरुत्वाकर्षण ही समझ लीजिए, लेकिन अंतरिक्ष, इसको गुरुत्वाकर्षण ही समझ लीजिए अंतरिक्ष का, या गुरुत्वाकर्षण के जस्ट अपोजिट समझ लीजिए। देखिए ब्रह्मांड में हर पिंड एक दूसरे को अपने गुरुत्वाकर्षण से खींच रहा है ना, गुरुत्वाकर्षण से खींच रहा है, और वह खिंचाव जो खींचता है किसी पदार्थ को वह गुरुत्वाकर्षण है, और उसका जस्ट अपोजिट रूप होता है पलायन वेग। पलायन वेग जैसे हम पृथ्वी पर से किसी गेंद को फेंके तो गेंद का यहाँ जाएगा, फिर से मेरे पास आकर गिर जाएगा, फिर फेंकेंगे, फिर कोई चीज को फेंकेंगे फिर आ जाएगा। लेकिन एक ऐसा वेग है जिस वेग से यदि हम किसी चीज को धरती पर फेंकते हैं, धरती पर से फेंकेंगे, चाहे धरती पर से क्या किसी ग्रह, 8 ग्रह पर से किसी ग्रह पर फेंकेंगे तो लौट के नहीं आएगा, वही पलायन वेग, पलायन वेग होता है, वो अंतरिक्ष में चल जाएगा। धरती का जो पलायन वेग है 11.2 शायद कितना है, 11.2 या 6 के किलोमीटर प्रति सेकेंड है ना धरती का, और बृहस्पति का सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे बड़ा है। हम आपको गुरुत्वाकर्षण पढ़ाए थे, तो गुरुत्वाकर्षण के बोले कि जस्ट अपोजिट होता है, तो गुरुत्वाकर्षण जितना ज्यादा मात्रा में हम खींचेगा उतना ही ज्यादा मात्रा उसको वहां से फेंकने में भी लगेगा, ठीक है ना, और बृहस्पति पर मेरा भार क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब 6-7 गुना भार वहां बृहस्पति पर बढ़ जाएगा, क्योंकि 6 गुना, लगभग 6 गुना जो है ना पलायन वेग का मान बृहस्पति पर ज्यादा है, 60 किलोमीटर प्रति सेकेंड के आसपास में, जबकि धरती का जो है मात्र 11.2 किलोमीटर के आसपास में है, ठीक है। तो पलायन वेग समझ गए। भार के अनुसार घटते क्रम में, भार के अनुसार देखिए सबसे अधिक भारी कौन होगा, सबसे बड़ा, देखिए होता है ना कि देख के आदमी बताते हैं बहुत मोटा है बहुत भारी होगा, है ना, चाहे आकार उसका बड़ा है भारी होगा, तो बस जिसका आकार ज्यादा बड़ा होगा वो स्वाभाविक है भारी होगा। तो देखिए आपको 3-4 ऑप्शन में उपग्रह की संख्या के आधार पर, उपग्रह की संख्या सबसे बड़ा कौन, तो बृहस्पति, तो सबसे ज्यादा बेटा उसी के पास न होगा, कि उपग्रह मतलब क्या, ग्रह का बेटा और सूर्य का पोता। तो देखिए ये जो है कि सबसे बड़ा बृहस्पति है, स्वाभाविक है सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा जो उपग्रह होगा बृहस्पति के पास ही होगा, और सबसे बड़ा उपग्रह भी बृहस्पति के पास ही होगा। और इस शुक्र और बुध के पास, बेचारा के पास कोई गति नहीं, कोई बेटा है ये नहीं, बेऔलाद है ये, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा कि आकार के अनुसार, पलायन वेग के अनुसार, भार के अनुसार और उपग्रहों की संख्या के आधार पर इस 4 गो में आपको बृहस्पति आंसर आएगा सबसे पहले, है ना। और यहाँ पर इधर से 4 गो में बुध नजर आएगा, और वो इसलिए सिर्फ आकार के कारण, आकार के कारण और गुरुत्वाकर्षण के कारण। बात समझ में आ गया, अब चलिए आगे चलते हैं, अवधारणात्मक प्रश्न पर चलते हैं। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है कौन है, बृहस्पति है। मैं बताया था कि सबसे बड़ा उपग्रह जो है सौरमंडल का वही है, सूर्य का सबसे बड़ा बेटा बृहस्पति ही है।
तो सबसे ज्यादा बेटा इसी के पास होगा। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। सौर मंडल में ग्रह के परिक्रमा दिशा देखिए, सभी जो ग्रह है ना, सभी जो ग्रह है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और ग्रह ही नहीं, जितने भी खगोलीय पिंड है ना, सौर मंडल में जितने भी खगोलीय पिंड है वो सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। याद रखिएगा, हमने यहाँ पर सौर मंडल बोला है, यहाँ पर मैंने तारा मंडल नहीं बोला है, चाहे ब्रह्मांड नहीं बोला है। ब्रह्मांड या तारा मंडल या गैलेक्सी का एक बहुत छोटा सा कण है सौर मंडल, हम पहले बता चुके हैं। तो सौर मंडल के जो भी खगोलीय पिंड है वो सब उसका परिक्रमा करते हैं, और सौर मंडल में कौन कौन पिंड है हम पहले ही बता चुके हैं। तो इसमें जो है कि सौर मंडल का जो परिक्रमा दिशा है ग्रहों का, देखिए शुक्र एवं वरुण, सॉरी अरुण, शुक्र एवं अरुण का जो परिक्रमण दिशा है ना, पूरब से पश्चिम यानी दक्षिणावर्त है, पूरब से पश्चिम यानी दक्षिणावर्त है, जबकि अन्य सभी ग्रह पूरब वामावर्त सूर्य की परिक्रमा करता है ना। तो ये जान लीजिए यहाँ पर कि ये जस्ट अपोजिट दिशा में, मतलब 6 गो जो ग्रह है, 6 गो जो ग्रह है एक ओरी, और 2 गो जो ग्रह है एक ओरी, है ना, परिक्रमा इसका विषय में देखिए। यहाँ पर देखिए, ये जो है ना, ये मंगल, बृहस्पति, शनि, ये सभी इस दिशा में कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं परिक्रमा। तो यही है आपका परिक्रमण। अब देखिए परिक्रमण क्या होता है, सॉरी, परिक्रमण, परिक्रमण क्या होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला। परिभ्रमण अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है ग्रह का, और अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। पार्थिव ग्रह की उस बात है, शुक्र है, पृथ्वी का वहन, पृथ्वी का वहन बोलेंगे क्यों नहीं, क्योंकि वो आकार में, घनत्व में, भार में समान है। और दूसरी बात है कि जस्ट सटले है ना, सूर्य के दूरी के अनुसार बुध के बाद शुक्र है तब पृथ्वी है ना। तो सटले है तो हमरा पृथ्वी को माता मानते हैं, तो शुक्र को उसको मतलब बहिने ना मानेंगे। सांझ का तारा भोर का तारा, अब सांझ का तारा भोर का तारा स्वाभाविक है कि सांझ में भी दिखेगा भोर में दिखेगा। सूर्य अथी मतलब सूर्य पृथ्वी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में शुक्र परिक्रमा करता है सूर्य का, स्वाभाविक है कि साँझों में दिखेगा, भोरों में दिखेगा, फिर बीच दिन में नहीं दिखेगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह, आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाया जाता है। वहाँ जो है पृथ्वी की, मंगल की सबसे बड़ी विशेषता है कि पृथ्वी के समान समय अवधि है, समय अवधि मतलब दिन रात होने का समय अवधि। पृथ्वी है गोल्डी लोक जोन, देखिए गोल्डी लोक जोन वो जोन होता है जहाँ पर जीवन संभव होता है। क्या होता है, जीवन संभव होता है। और जीवन संभव क्या है, पृथ्वी पर तो जीवन है ही है, मतलब पृथ्वी के समान जो ग्रह होगा वो गोल्डी लोक जोन कहलाएगा। बुध एवं शुक्र का कोई अपना उपग्रह नहीं है, बेचारा बुध और शुक्र का कोई उपग्रह है ये नहीं है, पहले चर्चा कर चुके हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। और क्षुद्र पर है क्या, खगोलीय पिंड है, धूल गैस चट्टान का, है ना। और इस क्षुद्र ग्रह के पेटी में एक सेरस नामक एक सेरस नाम का एक पिंड है जो बोना ग्रह में शामिल है ना। और ये सबसे बड़ा चमकीला पिंड है क्षुद्र ग्रह में, क्षुद्र ग्रह के सबसे बड़ा चमकीला पिंड है। और ये क्षुद्र ग्रह बनता क्यों है, बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण, बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही क्षुद्र पेटी का निर्माण होता है। उपग्रह है, उपग्रह क्या है, किसी ग्रह एवं सूर्य दोनों की परिक्रमा करता है ना। यहाँ एक चीज याद है, फिर हम उपग्रह की, हम सौर मंडल के उपग्रह की चर्चा कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड के, पूरा अंतरिक्ष, पूरा
पूरा गैलेक्सी के तारामंडल के नहीं, सिर्फ सौरमंडल का। किसी ग्रह और सूर्य के दोनों की परिक्रमा करता हो, ग्रह की तरह अपना अभी प्रकाश नहीं हो, ग्रह की तरह अपना उसका प्रकाश नहीं होता है, अपने ग्रह से कम द्रव्यमान, मतलब जो उसका मूल ग्रह होता है, मूल ग्रह उसका उसका द्रव्यमान कम, बेटा का उम्र बाप से कम ही न होगा, तो ये उपग्रह मतलब ग्रह का बेटा, तो सीधे से बात द्रव्यमान कम होगा। गैनीमेड क्या है? उपग्रह है, उपग्रह है, ठीक है ना, किसका? बृहस्पति का, और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल का। हमने एक चीज पढ़ा था कि सौरमंडल में सबसे अधिक ग्रह किसका है? बृहस्पति की है, और सबसे बड़ा भी गैनीमेड, और इसलिए क्योंकि आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति है, ठीक है। उपग्रह उसके बाद टाइटन, टाइटन क्या है? शनि का है, टाइटन शनि का है। गैनीमेड के बाद, गैनीमेड के बाद इसी का स्थान आता है, टाइटन का है 12 के मामले में, और आकार के मामले में भी शनि के, बृहस्पति के बाद ग्रह में आकार के मामले में बृहस्पति के बाद शनि है, इसीलिए उपग्रह भी बृहस्पति के बाद शनि का है। धूमकेतु में पूस्तल तारे, अब उल्का पे देखिए, धूमकेतु पूस्तल तारे कुछ है नहीं है ना, धूल या बर्फ में गैस से बना हुआ एक पिंड है ना, जो परिक्रमा सूर्य की, चूंकि सभी पिंड परिक्रमा करते हैं सूर्य के, तो परिक्रमा करते करते सूर्य के नजदीक जाता है, जल उठता है, अब जल उठता है तो इससे आग निकलता है, फुहारा, है ना, तो पूंछ की तरह दिखाई देता है, उल्का पिंड है। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो पाया जाता है ना, देखिए यहाँ पर पहले देख लीजिए, क्षुद्र की पेटी है ये क्षुद्र की पेटी है, इसमें देख रहे हैं कितना ज्यादा पिंड स्थित है। यही पिंड क्या होता है, कभी कभी निकल करके जो है ना, चल आता है इधर की तरफ, इधर की तरफ, है ना, ये मंगल है, और यहाँ से निकल के इन्हें चला आता है धरती की तरफ, और जब धरती के नजदीक आता है तो उसके क्या बोलते हैं, उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण, वायुमंडल के घर्षण के कारण वो क्या होता है ना, वो प्रज्वलित हो जाता है, क्या होता है? प्रज्वलित हो जाता है, जल उठता है, और जल उठता है तो कोई कोई नीचे भी गिर जाता है, कोई कोई जल के ऊपरे राख हो जाता है ना। तो बस इतना ही आज के क्लास में, धन्यवाद।